YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 20 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए जो वनडे एग्ज़ाम होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो से आप लोग चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, यूपी टेट के हो, यूपी पुलिस को, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी के जो टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए, एसएससी जीडी में भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न आपको लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। हमारा ऑप्शन देख लीजिए, 4 जूल, 4.2 जूल, 4.5 जूल, 4.8 जूल। 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों और पूछ रहा है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 41 का जब ऑप्शन देखेंगे तो साथियों सभी लोग जानते हैं यह प्रश्न बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 4.2 जूल। ठीक है, यानी कि एक कैलोरी का जो मान होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है जो कि 42 नंबर में दिया गया है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना, ठीक है, और ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है। जब भूमध्य रेखा से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो बताइए कि जो ऊष्मा का संचरण है वह किस विधि के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो ऊष्मा का संचरण है वो किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो वह विधि कौन है, तो चालन विधि है, संवहन विधि है और कौन है, तो विकिरण विधि है। ठीक है साथियों, और गर्म हवाओं का ऊपर उठना है किसके अंतर्गत आएगा, तो 42 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, संवहन विधि होगा। कौन सा ऑप्शन होगा साथियों, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, संवहन विधि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं। ठीक है, किसका आदान प्रदान हो, ऊर्जा तो आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं, यानी कि किसी भी पदार्थ का नहीं है, वो क्या कहलाता है। क्या खुला निकाय कहलाएगा, बंद निकाय कहलाएगा, विलगित निकाय कहलाएगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी कहलाएंगे। तो वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और द्रव्य का नहीं, तो होता है हमारा क्या, तो बंद निकाय। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 43 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29.6 फ़ारेनहाइट। तो 40 नंबर का बताइए साथियों। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो सेल्सियस में भी पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है और केल्विन में भी पूछ सकता है। ठीक है साथियों, तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है साथियों तो हमारा 44 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो मानव शरीर का है वो सामान्य तापमान क्या होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना, तो 98.6। वही अगर सेल्सियस में बात करता साथियों तो हमारा क्या हो जाता, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता। कितना साथियों, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता। सेल्सियस में पूछेगा तो हमारा 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा साथियों तो 98.6 डिग्री हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 45 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होता है। तो अभी हमने बताया कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है और विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि किसमें जो स्थानांतरण की दर है वो अधिकतम होता है। तो प्रश्न नंबर 45 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी। ठीक है, विकिरण के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में होता है, चालन, संवहन, विकिरण और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग समझ लीजिए साथियों कि ये चैप्टर ऊष्मा के ऊष्मा ही चल रहा है, उसी का क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक जब बंद कमरा रहेगा तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होगा। तो 46 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, संवहन। क्या होगा साथियों, तो संवहन हो जाएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। ठीक है साथियों, एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान एक नियत स्थान पे समान हो जाता है। तो वो कब होता है,
क्या -40 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा साथियों, तो -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन का संलयन, नाभिकीय विखंडन, गैसों का दहन या हीलियम का संलयन। तो प्रश्न नंबर 48 हमारा सभी लोग जानते हैं जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 से साथियों कह रहा है कि 25 डिग्री को केल्विन पैमाने में बदलिए। साथियों सभी को बताइए, प्रश्न अच्छा दिया है, कह रहा है कि 25 डिग्री को क्या करना है आप लोगों को, तो केल्विन में बदलना है। एक अच्छा सा प्रश्न साथियों ये आप लोगों के लिए है। तब तक आप प्रश्न नंबर 50 का सही जवाब बताइए साथियों। क्या आप लोग बता सकते हैं 50 नंबर का कि क्या सही जवाब होगा। किसी ऊष्मागतिकीय पराक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे। क्या रहे साथियों, आयतन नियत रहे। उससे पहले 49 का मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसका उत्तर नहीं बताएं। 298 केल्विन होगा। क्या होगा साथियों, तो 298 केल्विन हो जाएगा हमारा उत्तर। क्या होगा, तो 298 केल्विन। चलिए 50 नंबर में बताइए साथियों कि क्या होगा। किसी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे और इस परिक्रम को क्या कहते हैं, बताएं सभी लोग। क्या समतापी प्रक्रम होगा या समआयतनिक प्रक्रम होगा या समदाबी प्रक्रम होगा या बताए साथियों क्या क्या होगा। उपर्युक्त सभी। 50 नंबर में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा, समआयतनिक प्रक्रम होगा। क्या होगा, तो समआयतनिक प्रक्रम होगा। चले साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की क्या कहता है। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है। क्या आयाम कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है या आवृत्ति। एक कंपन में लगा समय, और समय जिसमें रहेगा तो काल में ही आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा, आवर्तकाल। अगर दूरी के में पूछेगा तो तरंग दैर्ध्य के हो जाएगा, ठीक है, और कितनी बार हुआ है तो आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 की तरफ देखते हैं कि कह रहा है कि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए ध्वनि एक श्रव्य होता है, प्राश्रव्य होता है, एक अश्रव्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, श्रव्य ध्वनि क्या 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर देखेंगे तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। 20 हर्ट्ज का जो है दिया है ऑप्शन नंबर ये क्या दिया है, तो अश्रव्य तरंग ध्वनि का है, और 20,000 से ज़्यादा वो प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन बी ही सही जवाब होगा, ये आप ध्यान जरूर देंगे। श्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है। जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज में होता है, जिसे एच जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आवृत्ति का मात्रक पूछेगा तो हर्ट्ज, क्या लिखेंगे आप सब साथियों, हर्ट्ज, जिसे हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं। भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों का निर्माण होता है, बताइए साथियों, भूकंप आने से पहले। तो प्रश्न नंबर 53 है साथियों, क्या अश्रव्य तरंगों का, श्रव्य तरंगों का या प्रश्रव्य तरंगों का। तो भूकंप के आने से पहले जो किन तरंगों का निर्माण होता है साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, अपश्रव्य तरंग। क्या होगा साथियों, तो अपश्रव्य तरंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। प्रश्न अच्छा दिया गया है साथियों। अब ध्वनि से, इससे पहले कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उष्मा से। अब किससे चल रहे हैं साथियों, तो अब ध्वनि से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं आप लोग। तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि जो है मोटा व पतला होता है। क्या गुणता के कारण, तीव्रता के कारण, तारत्व के कारण। डी कह रहा है कि प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों कोई तो कोई एक कारण होता ही होगा जिसके कारण जो ध्वनि है वो मोटी या पतली होती रहती है।
तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे साथियों, तो इसका जो कारण है तारत्व होता है। तारत्व ही के कारण क्या होता है, तो साथियों ध्वनि में मोटा या पतलापन आता है। ध्वनि का वह गुण जिससे ये पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज है। क्या गुणता है, तीक्ष्णता है या तीव्रता है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 55 ऑप्शन सी तीव्रता। ध्वनि कितनी तेज है यह किससे पता चलेगा, तो तीव्रता से प्राप्त चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में यह पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सोनार। ठीक है, सोनार। ठीक है, SONAR पूछ रहा है इसका पूर्ण रूप क्या है। क्या साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, सिस्टम इन नेवी एंड इन रिसीवर, साउंड नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो साथियों साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो जाएगा। 56 का ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। 57 का बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है साथियों, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 57 का प्रश्न देखिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना होता है। क्या 20 से 80 डेसिबल के बीच में। सबसे पहले जो ध्वनि का मात्रक होता है वो डेसिबल के अंदर मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल के अंदर, इसीलिए 20 से 80 डेसिबल दिया गया है। बी में देखेंगे तो क्या दिया है, 10 से 30 डेसिबल के बीच में, 30 से 90 डेसिबल के बीच में और 30 से 60 डेसिबल के बीच में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 57 देखेंगे जो मनुष्यों के लिए होता है साथियों, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 30 से 60 डेसिबल के बीच में जो ध्वनि होती है वो मानव स्तर के लिए ठीक होता है। ठीक है, CT स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरण, अल्ट्रासोनिक किरण, दृश्य किरण या एक्स किरण। तो 58 ऑप्शन डी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है CT स्कैन में। CT स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय गई दूरी क्या कहलाती है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि दूरी या कितना समय लगाया गया, तो समय को आवर्तकाल। ठीक है, दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो तरंगदैर्घ्य। कितना बार में तरंग कितनी बार में तय किया है, तो उसको आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा साथियों, तो तरंगदैर्घ्य सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है। अपने उड़ान पथ में क्या अश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। तो प्रश्न नंबर 60 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे, जिसकी जो हर्ज होती है वो 20,000 हर्ज से अधिक होता है। जिसकी आवृत्ति कितनी है, तो 20,000 हर्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की। ठीक है, 5 वाल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना होगा। तो R बराबर क्या होता है, तो V/I होता है। तो 5/2 करेंगे। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसको आप सरलता से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन फार्मूला होता है R बराबर V/I। क्या होता है, तो V/I होता है। V का मान देखेंगे तो यहाँ 5 वाल्ट लिखा, 5 वोल्ट लिखा गया है, 5 हो जाएगा। यहाँ बटे में करेंगे I क्या है, एम्पियर, एम्पियर 2। तो 5/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है कि यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध स्थिर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो बताइए, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध क्या घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। प्रश्न नंबर 62 ऑप्शन ए प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, फार्मूला देखेंगे जो प्रतिरोध का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो L/A लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जबकि एरिया आप
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ए कम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, अगर ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है, दोनों है ऑप्शन। देखिए, अगर ए घटेगा तो आर बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो आर घटेगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो कम। ठीक है, अगर ये कम हो रहा है क्षेत्रफल यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, है यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा।